स्वागत करता हूँ आपका जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज संडे का दिन है दोस्तों, ना ब्रांच जाने का टेंशन, ना आरटीजीएस की डेडलाइन। एग्जैक्टली यही वो परफेक्ट पीसफुल टाइम है, जहाँ पे हम अपने एग्जाम के सॉलिड मार्क्स सिक्योर करेंगे। आज हम टारगेट कर रहे हैं एएफएम, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक बहुत ही स्कोरिंग बट ट्रिकी टॉपिक, जो कि है यूनिट नंबर 26 लीजिंग पे बेस्ड है। लेकिन सर, सेशन शुरू करने से पहले एक प्रॉमिस देता हूँ, आज के सेशन के बाद ना लीजिंग के कंसेप्ट में आईआईबीएफ आपको फंसा नहीं पाएगा सर। चलिए, स्ट्रेस टेकिंग एन एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज नॉट डिटोरेटिंग अ कंपनी डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपेयर टू टेकिंग अ टर्म लोन। तो हम यदि ऑपरेटिंग लीज लें, किसी एसेट को ऑपरेटिंग लीज पे लें, तो इनका कंपनी का डीईआर क्यों नहीं डेटोरेट होता है? एज कंपेयर टू टर्म लोन लेंगे तो डीईआर डेटोरेट होता है। ये कह रहा है ऑपरेटिंग लीज डू नॉट रिक्वायर रेंटल पेमेंट ऑपरेटिंग बिकॉज ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अंडर ऑपरेटिंग लीज इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज डेप्ट इन द बैलेंस शीट। सी कह रहा है बिकॉज ऑपरेटिंग लीज आर ओनली यूज फॉर एसेट विद जीरो वैल्यू। डी कह रहा है बिकॉज द लेसर एब्सॉर्ब द कंपनी एग्जिस्टिंग डेप्ट। ए कह रहा है सर रेंटल पेमेंट नहीं होता। बी कह रहा है लीज ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट में डेप्ट के रूप में नहीं दिखती। सी कह रहा है एसेट की वैल्यू जीरो होती है। डी कह रहा है सर लेसर एग्जिस्टिंग डेप्ट एब्सॉर्ब करता है। देखिए, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट में ना ऑपरेटिंग लीज को ना ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग माना जाता है। क्या माना जाता है सर? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। राइट, लायबिलिटी डेप्ट की तरह बैलेंस शीट में नहीं आती है, इसीलिए रिपोर्टेड डेप्ट इक्विटी कंपैरेटिवली बेहतर रहता है। तो इसका ब्रेन जुगाड़ बताओ, ऐसे याद रखिए कि देखिए, टर्म लोन यदि है तो टर्म लोन में आपको डेप्ट दिखाई देगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग लीज होता है ना, इसमें आपको डेप्ट छिपा जाएगा, डेप्ट इज हिडन। राइट, तो इसका सही जवाब है बिकॉज द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अंडर द ऑपरेटिंग लीज इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज डेप्ट इन द बैलेंस शीट। अब सर यहाँ पे देखिए कि आईएनडीईएस में एक ट्रैप है। राइट, तो यहाँ पे किसको डेप्रिसिएशन मिलेगा? प्लीज याद रखिएगा, राइट मिला तो एसेट पे, तो एसेट और पे करना है तो लायबिलिटी। राइट, राइट मिला तो एसेट, पे करना है तो लायबिलिटी। तो ऑपरेटिंग जो भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है ऑपरेटिंग लीज में, वो डेब्ट के रूप में रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ अ डेडिकेटेड इक्विपमेंट लीजिंग लॉ इन इंडिया, तो देन इक्विपमेंट लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ बिलमेंट अंडर विच एक्ट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखिए सर, इक्विपमेंट यानी मशीनरी, इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? मशीनरी आता है, व्हीकल आते हैं, राइट, या कंप्यूटर जैसे मूवेबल गुड्स आएंगे। इक्विपमेंट लीज में इक्विपमेंट का पोजीशन किसको मिलता है? इक्विपमेंट लीज में इक्विपमेंट का जो पोजीशन है, ये मिलता है हमें लैसी को। राइट, लैसी को मिलता है। और ऑनरशिप सामान्यतः किसको मिलती है सर? ऑनरशिप मिलती है लेसर के पास, ऑनरशिप लेसर के पास रहती है। लीज समाप्त होने पर इक्विपमेंट रिटर्न किया जाता है। लीज खत्म हो जाएगा ना, तो जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। इसीलिए इसे बेलमेंट कंसेप्ट से रिलेट किया जाता है। और सर आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बेलमेंट को डिफाइन करता है एज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पर्पस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग देयर रिटर्न। तो प्लीज याद रखिएगा, इक्विपमेंट लीजिंग के लिए जो एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मशीन मूव करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसको याद रखिएगा सर, जितने भी आपके मूवेबल इक्विपमेंट हैं, राइट, जितने भी आपके मूवेबल इक्विपमेंट हैं, उनको सब के सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाल दीजिए। मूवेबल इक्विपमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और यदि इमूवेबल हैं तो उसको डाल दीजिए सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पेपर सेटर ना आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तरफ खींचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लीज वर्ड लिखा है। राइट, लेकिन बैंकर कीवर्ड लीज नहीं सर, यहाँ पे कीवर्ड है हमारा इक्विपमेंट। राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 105 लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो टीपीए होगा, लेकिन यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता ना तो टीपीए होता। राइट, तो याद रखिएगा सर, इसीलिए लैंड या बिल्डिंग वाला लीज और इक्विपमेंट लीज एक जैसा मत समझिएगा। बिल्डिंग लैंड दिखे जैसे इमूवेबल है तो वहां पे टीपीए डाल दीजिएगा, लेकिन यदि इक्विपमेंट गुड्स दिखे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे और बेलमेंट याद रखिएगा सर। अब आईआईबीएफ आपसे पूछ सकता है कि बताओ लीज इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन कौन सा लगेगा? तो ये तीन चीजें मिक्स मत कीजिएगा सर। एक तो आईएनडीएस 16 का अकाउंटिंग, लीगल ऑनरशिप, इनकम टैक्स ट्रीटमेंट। राइट, तो आई होप इस एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग इक्विपमेंट लीज, बेलमेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सब क्लियर हो गए। राइट, इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं ना, केवल मैकमिलन बुक पढ़ना एनफ नहीं है। आपको चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी, आपको चाहिए आईआईबीएफ का ट्रैप, आपको चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, ब्रेन जुगाड़, मेमोरी हैक।
सर एएफएम को कम समय में एग्जाम रेडी बनाने के लिए ना जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल का कंप्लीट एएफएम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिल सकता है हमारे ऐप को इंस्टॉल करके, या आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सर याद रखिएगा, मशीन मूव करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, और कोई इमूवेबल आइटम है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब आइए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इक्विपमेंट लीज द ऑब्लिगेशन ऑफ द लेसर एंड लेसी आर सिमिलर टू दोज ऑफ डैश एंड डैश, बेली बेलर, बेलर बेली, एजेंट प्रिंसिपल, बायर एंड सेलर। सर इक्विपमेंट लीज में ना जो लेसर होता है वो क्या होता है, एसेट का ऑनर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, लेसर ऑनर होता है और इक्विपमेंट डिलीवर करता है, राइट। लेसर क्या करता है, ऑनर है और इक्विपमेंट डिलीवर करेगा। जो लेसी होता है, राइट, वो क्या होता है, इक्विपमेंट रिसीव करता है, इक्विपमेंट उसने रिसीव करा और उसे यूज करता है, इसलिए वो बेली कहलाता है, बेली जैसा है। तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 148 के अनुसार गुड्स डिलीवर करने वाला बेलर और गुड रिसीव करने वाला बेली। अब इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सर, मेमोरी हैक देखिए। लेसर लिखते हैं ना जी तो लास्ट में ओ आर आता है, वैसे ही बेलर लिखते हैं ना तो लास्ट में ओ आर आता है, तो ओ आर आ गया, समझे बात को। अच्छा उसी तरह आप लेसी लिखिए, तो लेसी लिखते हैं तो लास्ट में इसी तरह क्या आता है, बेली, राइट, लास्ट में डबल ई आता है। तो ओआर को ओआर के साथ, डबल ई को डबल ई के साथ, तो लेसर लेसर बेलर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बेलर और यहाँ पे हो जाएगा बेली। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में पूरा लीगल कंसेप्ट याद ना आए तो सिर्फ सफिक्स मैचिंग से 5 सेकंड में आंसर लॉक कर लीजिए, यानी सर बेलर और बेली हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में स्टूडेंट ना सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, लेकिन सर क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखा है ना, तो पहले बेलर होगा, अगर लेसर पूछा है तो बेलर, लेसी पूछा है तो बेली। ठीक है, और सर दूसरी बात, एक ट्रैप है, लीज वर्ड देखिए ना, प्रॉपर्टी एक्ट चुनना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अरे हम लीज एक्ट देखते हैं और वहां पे हम लीज वर्ड देखते हैं और हम प्रॉपर्टी एक्ट को चूज कर लेते हैं। प्लीज याद रखिएगा सर, इक्विपमेंट मूवेबल गुड्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ना ये सब के सब आपके मूवेबल गुड्स होते हैं। बेलमेंट का कंसेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 105 में लीज की डेफिनेशन इमूवेबल के संदर्भ में है। ठीक है सर, तो आप याद रखिएगा कि एक छोटे से एमसीक्यू में लेसर लेसी, बेलर बेली, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ समाया हुआ है, राइट। तो याद रखिएगा सर, लेसर बेलर और लेसी बेली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। बहुत अच्छा सवाल है सर आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड इनकम टैक्स रूल, हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज? बोथ अप्लाई हायर रेट फॉर फाइनेंस लीज, income tax differentiate them but GST does not. Neither GST nor income tax differentiate between the two. GST exempt operating lease completely. सर देखिए इस एमसीक्यू का की आइडिया है कि अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन और टैक्स ट्रीटमेंट एक ही चीज नहीं है। सर ब्रेन जुगाड़ बताऊं आपको इसका, इसको याद रखिए, टैक्स इज ब्लाइंड। देखिए सर, सिर्फ लीज के ऊपर ऑपरेटिंग या फाइनेंस का लेवल लगा देने से टैक्स ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं होगा। अथॉरिटीज एक्चुअल ट्रांजैक्शन देखेंगे कि भैया ऑनरशिप किसके पास है, राइट, टाइटल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, एग्रीमेंट का वास्तविक कंडीशन क्या है। तो कहने का मतलब सर जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है ना वो ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज को एक समान देखता है, वो अंधा है सर, अंधा मतलब कि एक समान देखता है, ठीक है ना। तो मतलब जी दोनों के केस में, टैक्सेशन के केस में बोथ आर द सेम, राइट। हाँ, और इनकम टैक्स रूल भी अंधा है, मतलब वो भी एक समान देखता है। तो नाइदर जीएसटी नॉर इनकम टैक्स डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, राइट। तो फाइनेंस लीज में तो वो पता है क्या, आपको फंसाने के लिए क्या बोलेगा कि देखो भाई फाइनेंस लीज है ना तो इसमें जीएसटी ज्यादा लगेगा, बोलेगा नहीं सर, पेपर सेटर चाहता है कि आप फाइनेंस देकर ना हायर टैक्स एज्यूम कर लें, लेकिन सर ऐसा कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है। वो बोलेगा कि ऑपरेटिंग लीज में ना जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, ऐसा भी कुछ नहीं है सर, प्लीज याद रखिएगा। तो आपको मैंने क्या सिखाया, टैक्स इज ब्लाइंड, ठीक है, टैक्स इज ब्लाइंड, लेवल नहीं है, ट्रांजेक्शन देखिए। टैक्स का ट्रैप क्लियर हो गया सर, सीजीएसटी एक्ट हो या इनकम टैक्स रूल हो तो वो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में कोई डिफरेंस बताते ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, कर रहा है अंडर IND-AS 116 हाउ शुड अ लेसर रिकॉग्नाइज एन एसेट गिवन ऑन अ फाइनेंस लीज इन देयर बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है सर। एबीसी लिमिटेड बाय अ मशीनरी फॉर 50 lakh and incurred 2 lakh as an initial carrying negotiation cost to give it on an operating lease. What will be the carrying cost of this equipment in the ABC Limited balance sheet? 48 lakh, 50 lakh, 52 lakh रुपीज जीरो। देखिए सर, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आपको परचेज कॉस्ट लेना है, राइट, उस मशीन का, उसमें आपको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर देना है।
क्या ऐड कर देना है सर? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट 50 लाख का है, 2 लाख का डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी 52 लाख हो जाएगा। सर ऑपरेटिंग लीज में जो अंडरलाइंग एसेट है ना, लेसर यानी कि एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में रहता है। क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है, आपको पता होगा फाइनेंस लीज में तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में डालते ही नहीं है, राइट? क्योंकि सर अल्टीमेटली वो लेसी के पास चला जाता है वो एसेट। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में जो हमारा लेसर है ना, उसके बैलेंस शीट में हमारा ये इसको शो ऑपरेटिंग लीज को शो किया जाता है। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ना उसके कैरिंग अमाउंट में ही ऐड होता है। तो सर ब्रेन जुगाड़ सुनिए इसका, इसका सही जवाब हो जाएगा 52 लाख। ब्रेन जुगाड़ ये है, ऑपरेटिंग में ओनर के पास एसेट, डायरेक्ट कॉस्ट को करो ऐड। तो प्लीज ये लाइन याद रखिएगा कि ओए इज इक्वल टू, राइट, ओरिजिनल एसेट या कैरिंग कॉस्ट बोल दीजिए प्लस एडेड कॉस्ट, राइट? ओरिजिनल एसेट एडिंग कैरिंग कॉस्ट, तो आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो सर पहला ट्रैप पता है, हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये जो नेगोशिएशन कॉस्ट है ना, इसको हम लोग कभी-कभी खर्चा मान लेते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं। लेकिन सर स्टूडेंट सोचते हैं अरे नेगोशिएशन एक्सपेंस है, इसीलिए तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। नहीं सर, ऑपरेटिंग लीज अरेंज करने के से डायरेक्टली जुड़ी हुई कॉस्ट को, ऑपरेटिंग लीज को अरेंज करने की डायरेक्टली जुड़ी हुई कॉस्ट को इनिशियल एसेट के कैरिंग अमाउंट में ऐड करते हैं। ठीक है? ये बात है, बहुत बात ध्यान रखिएगा। और सर ऑप्शन नंबर डी ये देखिए क्या लिखा है, 0 लिखा है, इट इज ट्रांसफर टू द लेसी। वो बोल रहा है कि एसेट तो लेसी को ट्रांसफर माना जाता है। सर पोजीशन लेना और ओनरशिप ट्रांसफर करना अलग बात है। ये होता कब? यदि फाइनेंस लीज रहता तो। ऑपरेटिंग लीज में लेसर ही अंडरलाइंग एसेट को अपनी बैलेंस शीट में रखता है। क्लियर है सर? चलिए, तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लॉजिक हमें अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स आपको हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ना एएफएम में, इसमें आपको क्विजेस भी मिलते हैं, वो भी डिफरेंट लेवल के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले आप लोग बेसिक लेवल को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको यदि उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, फिर आप लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकली आप चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है कि हाउ डज द लेसर रिकॉग्नाइज द लीज पेमेंट रिसीव फ्रॉम एन ऑपरेटिंग लीज अंडर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर। बहुत अच्छा सवाल है सर, कि आपसे पूछा जा रहा है कि लेसर कैसे रिकॉग्नाइज करे लीज पेमेंट को, क्योंकि उसे ऑपरेटिंग लीज में मिला है। इंटायरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लीज ऑन एन स्ट्रेट लाइन बेसिस एज अ डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कैरिंग वैल्यू, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज, ओनली डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड। बहुत अच्छा सवाल है सर, ठीक है। तो सर देखिए ऑपरेटिंग लीज में ना लेसर लीज पेमेंट को सामान्यतः स्ट्रेट लाइन बेसिस या किसी सिस्टमैटिक बेसिस लीज टर्म के लीज टर्म के दौरान इनकम के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। सर अनदर सिस्टमैटिक बेसिस तभी यूज होगा, राइट, जब यह अंडरलाइंग एसेट के यूज से मिलने वाली बेनिफिट के पैटर्न को ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे। तो सर याद रखिएगा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, इसका सही जवाब है स्ट्रेट लाइन बेसिस, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए 3 वर्ष का टोटल जो लीज रेंटल है, 3 वर्ष का जो लीज रेंटल आया वो मान लीजिए 6 लाख आया, और बेनिफिट पैटर्न समान है। मतलब ऐसा है कि सर पहला साल में ना आपको 2 लाख मिला, दूसरा साल में ना 2 लाख मिला, तीसरा साल में ना 2 लाख मिला। तो पूरे जो 6 लाख मिले, 6 लाख को पहले ईयर में इनकम नहीं बनाएंगे सर, 6 लाख को पहले ईयर में हम लोग इनकम नहीं बनाएंगे। क्लियर है? अब सर देखिए, वो उसको स्ट्रेट लाइन में दिखाया जाता है ऑन अदर सिस्टमैटिक बेसिस, राइट। ये तो कह रहा है कि नहीं पहले साल में ही दिखा दो, पहले साल में नहीं इनकम दिखाना है। तो पैसा एडवांस में मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आप देखिए पता है आईआईबीएफ ट्रैप क्या लगाता है, जाल बिछाता है आपके लिए। वो बोलता है पेमेंट रिसीट वर्सेस इनकम रिकॉग्नाइज। देखिए पैसा आपको एडवांस में मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा अमाउंट उसी ईयर की इनकम बन जाएगी। ठीक है ना? और सर एसेट वैल्यू से कभी-कभी हम लोग रेंट घटा देते हैं। सर ऑपरेटिंग लीज रेंटल इनकम है, इसे सीधा अंडरलाइंग एसेट की कैरिंग वैल्यू से रिड्यूस नहीं किया जाता। ठीक है ना? तो देखिए अलग-अलग चीज़ है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, वो भी ऑपरेटिंग लीज का था, लेकिन यहाँ पे जो 2 लाख रुपया था, ये इनिशियल नेगोशिएशन कॉस्ट था। लेकिन यहाँ पे सर हम बात कर रहे हैं लीज पेमेंट की। तो लीज पेमेंट को आप डायरेक्टली जो है इनिशियल अमाउंट से नहीं घटा सकते, नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा। इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, अंडर आईएनडीएस 116 हाउ शुड लेसी मेजर द लीज लायबिलिटी ऑन द कमेंसमेंट डेट एज द टोटल एब्सोल्यूट सम ऑफ ऑल द फ्यूचर लीज पेमेंट एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनपेड लीज पेमेंट डिस्काउंटेड यूजिंग द इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट एट द फेयर मार्केट वैल्यू, इट इज नॉट मेजर। सर देखिए वर्ड को समझिए, एक तो आईएनडीएस कर रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116, और जो कमेंसमेंट डेट पे जो लीज लायबिलिटी होती है उसको लेसी कैसे मेजर करे।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अभी लीज़ पेमेंट बाकी है, पेमेंट करना बाकी है, उन सभी का प्रेज़ेंट वैल्यू ले लीजिए और उसको डिस्काउंट कीजिए इंटरेस्ट रेट से, तो आज आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी लायबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग मेथड। यानी आप देखिए कि हाँ, फ्यूचर में मुझे इतना पेमेंट करना है, उन सभी पेमेंट का आज प्रेज़ेंट वैल्यू निकाल लीजिए और वो जो प्रेज़ेंट वैल्यू है ना, उसके माध्यम से आप अपने लीज़ लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, which of the following statement most accurately describe the nature of leasing? It is a short-term financing option used strictly for day-to-day working capital requirement. It is medium to long-term finance option that help reduce the capital requirement without curtailing fixed asset availability. C कह रहा है mechanism exclusively used when a firm has surplus equity capital and wishes to transfer ownership. और ऑप्शन डी कह रहा है it allow the lessee to claim outright legal ownership of the asset from day one of the contract. So these are the four options they have provided. सर हमेशा याद रखिए टेक्स्ट बुक एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट लीजिंग इज अ मीडियम टू लॉन्ग फाइनेंस ऑप्शन। लीजिंग सर एक मीडियम से लॉन्ग फाइनेंस ऑप्शन होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस होता है बट आपको प्रोजेक्ट के लिए फिक्स एसेट के लिए फुल अवेलेबिलिटी मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको पार्टिकुलर क्वेश्चन में ये इसका सही जवाब है लीजिंग एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शन है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, राइट। लीजिंग के माध्यम से क्या होता है कि जितनी कैपिटल आपको चाहिए ना वो कम आपको रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, लेकिन आपको प्रोजेक्ट के लिए फुल फिक्स एसेट का फुल अवेलेबिलिटी मिलता है, यानी फिक्स एसेट का फुल अवेलेबिलिटी आपको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, व्हाट आर द रेस्पेक्टिव रोल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व? राइट। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लीज कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उनका रोल और ऑब्लिगेशन क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है द लेसर गेट द राइट टू यूज द एसेट while the lessee retain ownership and receive regular lease rental. B कर रहा है the lessee own the asset while lessor pay a lease rental to manage it. C कर रहा है the lessor retain ownership and is guaranteed regular payment while the lessee is guaranteed the use of property. D कर रहा है both lessor and lessee share ownership of the asset until the contract expire. अब सर देखिए, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, राइट, डू यू रिमेंबर? लेसर जब आप लिखते हैं ना सर, लेसर लास्ट में 2 अक्षर क्या होता है? ओआर, राइट। और जो लेसर होते हैं, अब ऑनर जब लिखते हैं तो ONNER, यहाँ भी देखिए ओआर आ रहा है, तो लेसर जो होता है वो ऑनर होता है। उसी प्रकार से जब आप लेसी लिखते हैं सर, तो लास्ट में 2 अक्षर क्या होता है? ईसी। और आपको बताया था यूज, यूज जब लिखते हैं तो डबल ई, यहाँ भी डबल ई, यहाँ भी डबल ई। तो लेसी वो होता है जो यूज करता है उस एसेट को और लेसर वो होता है जो ऑनर होता है। तो वही कह रहा है कि पार्टीज का क्या ऑब्लिगेशंस है, राइट। तो लेसर ऑनर होगा, उसे रेंट मिलेगा और लेसी यूज करेगा यानी रेंट पे करेगा, राइट। तो यहाँ पे तो गलत लिख दिया इन्होंने, लेसी ऑन द एसेट व्हाइल लेसर पे द रेंट, ये भी गलत लिख दिया है। हाँ, लेसर रिटेन ऑनरशिप एंड गारंटेड रेगुलर पेमेंट व्हाइल द लेसी इज गारंटिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली क्लियर है सर। तो ये एग्जाम का प्रेशर में बिल्कुल भी स्वैप मत कीजिएगा, ब्रेन जुगाड़ याद कीजिए सर, आपको एकदम चीजें याद रहेंगी। अब सर देखिए, सच्चाई यही है कि एएफएम इज फुल ऑफ दीज हिडन ट्रैप एंड लैंड माइन। अगर आप सोच रहे हैं ना कि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मैकमिलन बुक उठा लेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़कर क्लियर कर लेंगे, तो सर आप अपने आप को ना बहुत सारे स्ट्रेस में डाल रहे हैं। अब सोचिए 800 पेज को पढ़ना ब्रांच में रहकर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, राइट। और बुक्स में ये एग्जाम हैक आपको मिलेंगे नहीं, टाइम कम है, अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है सर। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, हमारा जो एएफएम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसमें आपको इस प्रकार के ट्रिक्स मिल जाते हैं जिससे आपकी चीजें दिमाग में एकदम फटाफट घुस जाती हैं और इन सभी ट्रिक के माध्यम से आप ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंडर IND-AS 116 if a lease contract stipulate that lessee will bear the lesser loss in case of premature cancellation, how must this lease be classified? बहुत अच्छा सवाल है सर। ऑपरेटिंग, नॉन कैंसिलेबल, फाइनेंस या लिवरेज लीज। देखिए, सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए। आपको पता होगा सर कि IND-AS 116 साफ-साफ कहता है कि अगर कैंसिलेशन का लॉस लेसी, राइट, कि मान लीजिए कैंसिलेशन हो रहा है और कैंसिलेशन का जो लॉस है लेसी यानी जो एसेट यूज कर रहा है, यदि वो कैंसिलेशन का लॉस लेसी उठा रहा है, राइट, तो इसका सीधा मतलब है कि ओनरशिप का सारा रिस्क लेसी को ट्रांसफर हो गया है। इसका साफ-साफ मतलब है कि ओनरशिप का सारा रिस्क ना ट्रांसफर हो गया है किसको? लेसी को। वही तो यहाँ हो रहा है सर। क्या-क्या बोल रहा है कि
कैंसिलेशन का लॉस कौन उठा रहा है? लेसी उठा रहा है। इसका मतलब ओनरशिप का रिस्क जो है लेसी को ट्रांसफर हो गया है, राइट? और जहाँ रिस्क ट्रांसफर हुआ, वो ऑटोमेटिकली फाइनेंस लीज बन जाता है। मैंने आपको बताया था सर, रिस्क ट्रांसफर कहाँ होता है? रिस्क ट्रांसफर होता है सर फाइनेंस लीज, राइट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जहां भी आपको रिस्क ट्रांसफर दिखे ना, दैट इज द केस ऑफ फाइनेंस लीज। अगला सवाल है सर, इन अ सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट? राइट, सेल्स और लीजबैक ट्रांजैक्शन में कौन सा कथन जो है परफेक्टली करेक्ट है? बी ए कह रहा है कि बोथ फिजिकल पोजीशन एंड लीगल ओनरशिप चेंजेस हैंड। बी कह रहा है फिजिकल पोजीशन चेंजेस हैंड बट लीगल ओनरशिप रिमेन विद द सेलर। सी है द ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज अ लीवरेज लीज बाय डिफॉल्ट। और डी कह रहा है लीगल ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड बट फिजिकल पोजीशन रिमेन अनचेंज। बहुत अच्छा सवाल है सर, नाम में ही आंसर है। क्या नाम लिखा है पढ़िए, नाम लिखा है इसका सेल एंड लीज बैक। पहले आपने एसेट को बेच दिया, किसको? एनबीएफसी को, मतलब लीगल ओनरशिप चली गई। जब आप बेचेंगे तो जो लीगल ओनरशिप थी वो आपकी गॉन, लीगल ओनरशिप गॉन, राइट? लेकिन तुरंत उसको लीज पे वापस ले लिया, मतलब फिजिकल पोजीशन। आपने तुरंत उसको लीज पे वापस ले लिया, इसको क्या बोलते हैं सर? फिजिकल पोजीशन बोलते हैं ना। तो फिजिकल पोजीशन आपके पास है, यू आर हैविंग द फिजिकल पोजीशन। लिक्विड कैपिटल जनरेट करने का एक स्मार्ट तरीका है सर। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने एक बार बेचा, लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हुआ, लेकिन फिजिकल पोजीशन आपके पास ही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी को बोलते हैं एसएलबी, सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन। आप सर इसमें आपको मैंने बताया था कि इसका ना गलत इस्तेमाल लोग करते हैं, राइट? अपने टैक्स को बचाने के लिए कभी-कभी बेचने समय ना वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्फ्लेट करके बेचते हैं। तो इसको इसको कम करने के लिए हमारे टैक्स विभाग ने इसके लिए कुछ स्पेशल रूल लगाए हैं, जो कि मैंने आपको उसके वीडियो लेक्चर में समझाया था। उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। अब सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? एज़ पर आईएनडीएस 116 एट व्हिच स्टेज इज़ द लीज़ क्लासिफाइड एज़ अदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस? राइट, तो किस स्टेज पे लीज़ को या तो हम ऑपरेटिंग बोलेंगे या फाइनेंस बोलेंगे? ए कह रहा है एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर व्हेन द एसेट इज़ फाइनली सोल्ड, राइट? एट द इंसेप्शन डेट, एट द टाइम ऑफ एवरी रेंटल पेमेंट। सर देखिए, आईएनडीएस 116 ना स्ट्रिक्टली मैंडेट करता है कि जो लीज का क्लासिफिकेशन है वो डे 1 से यानी इंसेप्शन डेट पर ही लॉक हो जाता है। कब लॉक हो जाता है सर? इंसेप्शन डेट पर ही लॉक हो जाता है, राइट? बार-बार चेंज नहीं होता अनलेस टर्म मॉडिफाई किया जाए। तो याद रखिएगा सर कि लीज का जो क्लासिफिकेशन है वो इंसेप्शन डेट पे ही लॉक हो जाता है। ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। तो इसका तो आपको मैंने क्या बताया, लीजिंग का गोल्डन आपको मिलते हैं हमारे चैनल पे, जेआईबी एंड सीआईबी मिड सिंपल के चैनल पे। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन को हमारे रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं हमारे कोर्स में, राइट? चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार के वीडियोज़ आते रहेंगे टाइम टू टाइम। अब आप चाहे कमेंट सेक्शन में बताइए सर, आपको किस यूनिट का एमसीक्यूज़ का सेशन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।